फ्रेंड्स, नमस्कार। केसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले समकालीन विश्व राजनीति के 3 चैप्टर्स का हम वीडियो बना चुके हैं। आज चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यहाँ इसकी शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट से करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कैसे बनता है आसियाना, पूछो चिड़िया को, एक एक तिनका जुटाना पड़ता है। तो वर्तमान में परीक्षाएं नजदीक हैं और इसके लिए आप लगातार परिश्रम कीजिए ताकि आप बेहतर मार्क्स हासिल कर सकें। और यहाँ हम संपूर्ण पाठ का सारांश लेके आए हैं, विस्तृत रूप से चर्चा नहीं, परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होगी। मार्शल योजना, ये क्या योजना है? पश्चिमी यूरोप के देश कहीं साम्यवादी देश ना बन जाए, इसलिए अमेरिका ने एक पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक वित्तीय मदद और वित्तीय सहायता चलाई। पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय मदद, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनको वित्तीय मदद दी ताकि वो साम्यवाद के दायरे में ना आ जाएं। इसे कंटेनमेंट पॉलिसी करके अमेरिका के राष्ट्रपति एस ट्रूमैन ने दिया था। उसके बाद अगेन बिंदु है जो कि हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर। ओपन डोर, मुक्त द्वार की नीति चाइना के द्वारा चलाई गई, जो कि प्रिय विद्यार्थियों 1978 में यह नीति चलाई गई। और चाइना के एक नेता हैं डेंग शाओपिंग, तत्कालीन ये चाइना के नेता हैं। चाइना कह दो, चीन कह दो, बात एक ही है। इनके द्वारा ये ओपन डोर की नीति चलाई गई। आगे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी यूरोप के आपसी देशों में किस तरह से एक दूसरे से आर्थिक सहयोग करके वो यूरोप को समृद्ध बनाए, इसके लिए एक संगठन बना। और यहाँ परीक्षा की दृष्टि से यही प्रश्न बन सकता है इससे केवल कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। अगला बिंदु है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसकी स्थापना होती है 1957 में। इसकी स्थापना 1957 में 6 देशों के द्वारा होती है, इसलिए इसके संस्थापक देशों को इनर 6 भी कहते हैं। उनमें है बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है। इस तरह के ये 6 देश मिलकर के यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं 1957 के अंदर। और यही यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी आगे चलकर यूरोपीय संघ में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे, इस पाठ के महत्वपूर्ण 3 ही टॉपिक हैं। एक तो यूरोपीय संघ है, दूसरा आसियान है, तीसरा भारत चीन की अर्थव्यवस्था में उत्थान है, और चौथा चीन के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना maastricht संधि के तहत होती है। कहीं maastricht ऐसे लिखा होता है और हमारी बुक के अंदर maastricht करके लिखा हुआ है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, दोनों को आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। maastricht ये एक हॉलैंड का एक देश है जहां पर ये यूरोप के देशों ने मिलकर एक संधि की थी संघ बनाने के लिए, इसे यूरोपीय संघ कहते हैं। इस यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को होती है। 7 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना होने के बाद इसमें वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं वर्तमान में 27 और कुल सदस्य संख्या उसकी थी 28। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वर्तमान में 27 है
सदस्य संख्या कुल 28 थी। तो हमने क्या लिखना है, अगर आ जाए तो वर्तमान में सदस्य संख्या 27 है, यही लिखना है। क्योंकि इसका एक सदस्य देश था ब्रिटेन, वो ब्रेग्जिट कर गया, वो ब्रिटेन उससे एग्जिट हो गया, बाहर चला गया। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहां इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश 28 थे, वर्तमान में 27 हैं। इनकी बात क्या है, ये सारे के सारे जो देश हैं एक संघ में इस तरह से बने हुए हैं कि ना तो इनको अलग से कोई पासपोर्ट की जरूरत होती है और इनका जो सीमा नियंत्रण है वो समाप्त है। जैसे ये हुआ है सांगेन संधि के द्वारा, और ये सांगेन संधि 1985 में आई थी और 1995 में ये लागू हो गई। तो सांगेन संधि के द्वारा ये जो यूरोपियन राष्ट्र हैं वो एक ही पहचान पत्र के द्वारा और बिना पासपोर्ट के, एक पासपोर्ट के द्वारा ही सारे 27 देशों में घूम सकते हैं। नियंत्रण सीमा को इन्होंने समाप्त किया है। इनका संविधान समान नहीं है, हालांकि 2003 में एक समान संविधान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका संविधान नहीं बन पाया। बट ये पूछा जा सकता है कि इनकी क्या क्या चीजें समान है, तो इनका समान है राष्ट्रीय ध्वज। अब इनका जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज में 12 सुनहरी रंग के सितारे हैं और ये सितारे इनके मेल मिलाप, इनके जो प्रथम 12 सदस्य थे उनके सदस्य संख्या को दर्शाता है, इनकी एकता को दर्शाता है। इनका एक ही राष्ट्रीय ध्वज है, एक ही राष्ट्रगान है, एक ही इनकी मुद्रा है। यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है वो है यूरो, और इसको 19 देशों ने अपना लिया है, इसे यूरो जोन कहते हैं। और इसका 19वां जो सदस्य देश बना है वो है विद्यार्थियों लिथुआनिया। ये वही लिथुआनिया है जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के पतन होने के बाद ये यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। यूरोपीय संघ में को सांगेन संधि हमने पढ़ा कि सांगेन संधि के द्वारा इन देशों में, यूरोपीय यूनियन के देशों में नियंत्रण सीमा को समाप्त किया गया है। सांगेन संधि हुई 1985 में है, लागू हुई है 1995 में। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश 27 हैं, इसलिए इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना बढ़ जाती है। प्रश्न आ जाता है कि यूरोपीय संघ का कौन सा देश फ्रांस की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है? तो सुरक्षा परिषद, कौन सी सुरक्षा परिषद? यहाँ पे बात हो रही है यूएन की सुरक्षा परिषद। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकारी होगी कि यूएन की सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रसिया है। तो जो यूरोपीय संघ का सदस्य देश है वो है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। अब प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ ने यूरो मुद्रा को कब अपनाया? तो 1 जनवरी 2002 को यूरोपीय संघ ने नई मुद्रा यूरो को अपना लिया। एक है लिस्बन संधि। तो लिस्बन, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये लिस्बन क्या है? तो लिस्बन पुर्तगाल की एक राजधानी है और वहां पे यूरोपीय संघ को एक नया रूप देने के लिए, उसके व्यापार में और बढ़ावा कैसे हो, संविधान निर्माण के समय जो समानता नहीं बन पाई, उससे जो मतभेद उभरे, उनको मिटाने के लिए, इन सबको मिला के कैसे यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाया जाए, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए, एक यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक सम्मेलन हुआ, ये लिस्बन संधि 2009 है। तो इंपॉर्टेंट है कि लिस्बन संधि किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 2009 में। एक प्रश्न यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो इसके लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1979 के अंदर होता है। इसका अंतिम जो सदस्य देश था यूरोपीय संघ का, ये 2013 में बना और वो अंतिम यूरोपीय संघ का इसका जो सदस्य देश है वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का अंतिम सदस्य देश है और ये संख्या क्रम में 28वां है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना,
ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाता है। उसने ना तो ब्रिटेन की इसकी यूरोपियन संघ की मुद्रा को अपनाया, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, वो अपनी मुद्रा ना तो इसमें शामिल हुआ। तो क्या ये यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था तब इसने सिग्नेचर किए थे? यस। मार्गरेट थैचर ने विरोध किया था, बट इसके 40 से अधिक सदस्यों ने इसका समर्थन किया, इसलिए ब्रिटेन ने उस वक्त तो साइन किए थे, लेकिन बाद में 2016 में इसको एक जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह क्या होता है? किसी एक प्रस्ताव पर जनता का मत लिया जाता है, उसे हम जनमत संग्रह या रेफरेंडम कहते हैं। तो ये जो जनमत संग्रह है 2016 में हुआ, और वहां की जो जनता है उसका ये फैसला था 51.9 का। अब 51.9% मतदाता यानी बहुमत के लोगों ने ये कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से एग्जिट कर देना चाहिए, और लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की आवाज को सुना जाता है, इसलिए ब्रिटेन ने यह फैसला किया कि यूरोपीय संघ से हमें बाहर होना है। और एक्चुअली में इनको होना तो 2016 के तुरंत बाद था, काफी लंबा प्रोसेस लग गया, और ये 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर हो गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो नोबेल शांति, नोबेल के बारे में आपको पता होगा कि नोबेल एक स्वीडिश रसायन शास्त्री थे, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसको ये पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 2012 में मिला है किसको? यूरोपीय यूनियन को। तो ये तो बात हुई प्यारे विद्यार्थियों यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है, यूरोपीय यूनियन जिसके वर्तमान में 27 सदस्य हैं, स्थापना के समय 28 सदस्य थे, इसका अंतिम सदस्य क्रोएशिया था, समान संविधान है, और समान संविधान समान नहीं है, समान राष्ट्रीय ध्वज है, समान राष्ट्रगान है, मुद्रा है, और इसके संग में 12 सितारे हैं जो एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इनको आप ध्यान रखना कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है। ध्यान रखना कि इसका अंतिम 28वां सदस्य क्रोएशिया किस वर्ष बना, या यह भी हो सकता है कि 2013 में यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, अगर हमें उसका लाइन पता है, उसका फैक्ट पता है, तो हम अच्छे ढंग से उसको टैकल कर सकते हैं। अगला है इसका बिंदु आसियान। आसियान में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान है, और आसियान का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है आसियान, और इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 के अंदर बैंकॉक घोषणा के द्वारा। बैंकॉक में इसकी घोषणा की गई। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, वहां पे इसकी घोषणा की गई। इसके संस्थापक सदस्य तो 5 थे। कौन कौन इसके संस्थापक सदस्य थे? पहला था इसका संस्थापक सदस्य मलेशिया, फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये इसके संस्थापक सदस्य थे 5, लेकिन बाद में इसमें और 5 सदस्य जुड़ गए। अगर आपसे पूछे कि संस्थापक सदस्य कितने थे आसियान के, तो 5, वर्तमान में कितने हैं तो 10। बाद में कौन जुड़ गया इसमें? ब्रुनेई जिसे दारुसलाम, उसके बाद में लाओस, उसके बाद इसमें वियतनाम और म्यांमार, इसके साथ इसके अंदर कंबोडिया। तो वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। अब प्रश्न बन सकता है आसियान शैली क्या है? आसियान वे किसे कहा जाता है? आसियान शैली किसे कहा जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आसियान के देशों का अनौपचारिक, टकराव रहित,
सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा इसके जो सदस्य देश थे उसने जो विश्व पटल पर जो यश कमाया उसे आसियान सहेली कहा जाता है। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, अगला बन सकता है प्रश्न कि आसियान रीजनल फोरम या हिंदी में कहें तो आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है प्रिय विद्यार्थियों 1994 में। किताब में देने रखा है, बट प्रश्न है कि भारत आसियान का सदस्य कब बना? तो भारत आसियान का सदस्य 1996 में बनता है। 1995 में पूर्ण वार्ता का भागीदार बन जाता है और 1994 में ये डायलॉग सेक्टरल डायलॉग करता है। इसके बाद में बुनियादी रूप से ये जो आसियान है ये आर्थिक संगठन था, अर्थव्यवस्था को, एशियन देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था। इसमें भारत ने संदर्भ में लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति का पालन किया है। लुक ईस्ट की नीति प्रिय विद्यार्थियों 1991 में आई और 1991 के अंदर ही भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया था। 1991 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद जैसे ही मोदी आए तो मिस्टर मोदी जी जो कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक्ट ईस्ट में बदल दिया इसको। तो कहे कि लुक ईस्ट नीति कब, इससे दो ही प्रश्न बन सकते हैं कि लुक ईस्ट नीति कब लागू की गई? तो 1991 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लागू की गई? तो 2014 में। फिर वहीं पे एक कार्टून दिया हुआ है जहां पे ये कहा है कि भारत और आसियान को रजत जयंती मनाई गई और उस रजत जयंती के 25 वर्ष पूरे होने पर 69वें रिपब्लिक डे परेड में 2018 में दिल्ली को, ये 25-26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुई थी और यहाँ पर सभी आसियान के 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। तो इस तरह से ये आसियान के महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं, खासकर संस्थापक सदस्य। प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य देश नहीं है? जैसा हम बात कर रहे थे कि आसियान के जो सदस्य अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष, वो दिल्ली में 69वें गणतंत्र दिवस पर पधारे थे। तो उन्होंने इसके उस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था, हमारे उसमें चित्र दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। और हाल ही में इसका लास्ट जो सम्मेलन हुआ है, प्रति 4 वर्ष बाद में यूरोपियन और भारत के शिखर सम्मेलन होते हैं 4 वर्ष बाद। तो इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2016 में, इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है 2016 के अंदर। और 2016 के अंदर देश के पीएम हैं मोदी जी, और मोदी जी गए हैं ब्रुसेल्स, जहां का इसका हेडक्वार्टर था। अब आपके मन में ये आ रहा होगा 2020 में कहा हुआ, तो 2020 में चूंकि कोविड था इसलिए इसका सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ। आसियान विजन 2020 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सीधा 2 नंबर का प्रश्न उठ के आ सकता है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। तो आसियान विजन 2020 क्या है? आसियान के जो देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अब बहिर्मुख भूमिका देने लगे हैं, यानी केवल बंद व्यवस्था होने से कोई भी देश या कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता, उसे अपनी व्यवस्थाओं को मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए उसने बहिर्मुखी भूमिका निभाई, यूरोपीय संघ से बाहर के देशों के साथ, जैसे भारत के साथ भी शिखर सम्मेलन करने लगा। और इसमें उसने एक चीज को जगह दी, तवज्जो दी, तरजीह दी। वो क्या थी कि अब टकराव की जगह वो बातचीत को प्रमुखता देगा। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी समस्या का समाधान टकराव से या विवाद से नहीं बल्कि बातचीत से होता है। इसलिए आसियान का भी यही विजन है कि टकराव की जगह बातचीत को वो प्रमुखता देता है। और बातचीत की इस प्रमुखता के साथ उसने कंबोडिया और पूर्वी तिमोर में जो संकट गहराया हुआ था, जो विवाद चल रहा था, जो लड़ाई की स्थिति बनी हुई थी, उस संकट को संभाला था। तो आसियान विजन के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 2010 में आसियान भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यवस्था लागू हुई। तो प्रश्न बन सकता है कि आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो ये विद्यार्थियों लागू हुई 2010 के अंदर। इसके बाद अगला बिंदु है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन और भारत दोनों ही, वैसे चीन पूर्ण रूप से उपनिवेश नहीं था,
लेकिन चीन भी ब्रिटेन का अर्ध उपनिवेश था और इसको पूरी तरह आजादी मिली 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को चीन जनवादी गणराज्य बना। इसके माओ से तुंग के प्रमुख साम्यवादी नेता थे माओ से तुंग, इन्होंने साम्यवादी क्रांति की वहां पे। क्योंकि चीन अर्थव्यवस्था का उछाल आने का कारण ही यह था कि चीन ने अब सामूहिक खेती और केवल अपने अंदर ही सिमट जाने को छोड़कर मुक्त द्वार की नीति अपनाई, यानी अब वो अन्य देशों के साथ जुड़ने लगा, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था, अन्य देशों को निर्यात करने लगा, आयात करने लगा, वहां जाकर निवेश करने लगा, अन्य देशों को उसने अपने देश में आने के लिए निमंत्रण दिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं विद्यार्थियों जो आर्थिक लाभ के हिसाब से बनाए जाते हैं, जहां से वस्तुओं का निर्यात होता है। जैसे हमारे राजस्थान के यहाँ भी कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए, जैसे जोधपुर में अभी बोरेनाडा में है, जयपुर के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट के हैं। इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहां पे उन एक विशेष इकाइयां हैं जहां पे उन प्रोडक्ट का उत्पादन होता है और निर्यात के लिए उनको विशेषतः तैयार किया जाता है। 1949 में तो प्रश्न आता है कि मुक्त द्वार की नीति चीन ने कब अपनाई, तो 1978 में। माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में, और भारत वो पहला देश है जो चीन की सरकार को मान्यता देने वाला, कि लोकतांत्रिक सरकार है ऐसी मान्यता देने वाला भारत पहला चीनी जनवादी गणराज्य को मान्यता देने वाले देशों में से एक था। लेकिन चीन क्या करता है, 1950 में चीन तिब्बत को हड़प लेता है। 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत को हड़प लिया जाता है और यहीं से चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति रही है, साम्राज्यवादी नीति है। वो अन्य देशों पर उपनिवेश करना अन्य देशों को उपनिवेश बनाना चाहता है, उनकी जमीन को हड़पना चाहता है। 1972 में चीन ने क्या किया, ये प्रश्न खाली जगह में का भी बन सकता है कि 1972 में चीन ने अमेरिका का दौरा किया और सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को न्योता दिया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। तो 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने निक्सन ने चीन का दौरा किया और चीन ने भी अमेरिका से संबंध स्थापित करते के राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर लिया। अब वो उसके साथ में राजनीतिक भागीदारी भी बनने लगा, आर्थिक भागीदारी भी बनने लगा। चूंकि अमेरिका पहले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए भारत ने चीन के साथ, अपना पड़ोसी देश है इसलिए मधुर संबंध बनाए और चीन की अर्थव्यवस्था का एक और उत्थान करने का कारण था कि इसने शॉक थेरेपी के बजाय अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से लागू किया। यानी जैसे सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी अर्थव्यवस्था को आमूलचूल ढंग से परिवर्तन कर दिया जिससे वहां की जनता धीरज खो बैठी, इस तरह से चीन ने नहीं किया। शॉक थेरेपी में उसने क्या है, एकदम साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अपना संक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर चीन ने योजनाबद्ध ढंग से लागू किया। जो वहां पे जो खेती थी वो 1982 में तो उसने खेती का निजीकरण किया। जैसा आपको पता है साम्यवादी सरकारें अपनी सारी की सारी शक्तियां केंद्रीकृत रखती हैं, राज्य नियंत्रित इनकी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन 1982 में सामूहिक खेती की जगह खेती का निजीकरण होने लगा और उसके 16 साल बाद 1998 के अंदर वहां पे उद्योगों का निजीकरण हुआ। 2001 के अंदर चीन WTO में शामिल हो जाता है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ है। इसके अंदर चीन शामिल हो जाता है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि WTO क्या करता है? तो WTO विश्व व्यापार के नियम बनाता है और इसकी स्थापना कब होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, WTO की स्थापना 1995 में होती है और ये जो WTO है ये गैट का उत्तराधिकारी है। इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। आगे अंतिम बिंदु में इसने छुआ है चीन और भारत के संबंध, कि चीन और भारत के संबंध कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहे हैं, उसकी एक झलक है। चीन भारत को 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है। चीन 1949 में आजाद होता है। अर्धोपनिवेश था लेकिन पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है। पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा
कि हिंदी और चीनी तो भाई भाई हैं, लेकिन मन में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत थी चीन की। चीन ने नारा तो दिया लेकिन अपने अंदर से विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ा, इसलिए उसे ड्रैगन कहा जाता है, जिसके एक सिर नहीं होता, जिसकी एक बात नहीं होती, जिसके बात पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे उस ड्रैगन ने बाद में क्या किया, हालांकि इसकी जो ये भावना थी, इसको देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल समझ रहे थे और उन्होंने नेहरू को कहा भी कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात को इतना तवज्जो नहीं दी और उन पर विश्वास कर लिया चीन पर। चीन 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिया जाता है, अपने अंदर मिला लिया जाता है और 1962 में चीन युद्ध करता है। किसके साथ में, भारतीय सेना के साथ में। उस समय भारत की तत्कालीन स्थितियां ऐसी थी, भारत आजाद हुआ था, भारत में अशिक्षा थी, गरीबी थी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, वो अपनी ही चुनौतियों से लड़ रहा था, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, और ऐसे में उसके ऊपर उसकी सेना के पास में आधुनिक साजो सामान के हथियार नहीं थे। ऐसी स्थिति में लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में इसने चढ़ाई कर दी और भारतीय सेना को उस समय पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये चीन इस तरह से धोखा करके भारत की कुछ जमीन को, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, हड़प लिया। इसके बीच में, इससे पहले एक और बिंदु है कि 1954 के अंदर, 1954 में एक समझौता होता है पंचशील का। पंचशील समझौता क्या है विद्यार्थियों, जैसा कि इससे नाम से स्पष्ट होता है, 5 सिद्धांत या 5 विचार। उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, और इसके बीच में चाउ एन लाई और नेहरू के बीच के अंदर एक समझौता होता है। 5 बिंदुओं पर बात बनती है कि एक देश दूसरे देश का सम्मान करेगा, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता का वो सम्मान रखेगा, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान रखेगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखेगा। इस तरह के 5 सिद्धांतों पर बात हुई 1954 में, लेकिन चीन माना कहां, 1962 में भारत पर अटैक करता है और भारतीय सेनाएं चूंकि उस समय युद्ध के लिए उतनी सामर्थ्यता नहीं रखती थी चीन के समक्ष, इसलिए युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1962 से लेकर 1975 तक चीन और भारत के बीच के संबंध एकदम कटु रहे। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा नहीं किया। 1976 में एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन जाते हैं विदेश मंत्री के तौर पर। वाजपेयी जी अपने आप को एक कहते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। वाजपेयी जी जाते हैं चीन, और वाजपेयी जी हैं उस समय भारत के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, और ये विदेश मंत्री के तौर पर चीन जाते हैं और चीन के साथ में डायलॉग का, वार्तालाप का कार्य शुरू करते हैं। ये जो गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उसकी सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं वाजपेयी जी। 1981 में ये बात हुई कि जो सीमा विवाद होगा, उस सीमा विवाद को वार्ता के द्वारा सुलझाया जाएगा। और एक सीमा विवाद में ये भी बात है कि भारत और पाकिस्तान सीमा के ऊपर तो हमेशा फायरिंग और गोलीबारी की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन चीन और भारत के मध्य में एक इस प्रकार का समझौता है कि वहां पर वेपन के द्वारा नहीं, आपसी, जैसे अभी गलवान वैली के अंदर जो घटनाएं हुई थी, तो आपसी झड़पें हो सकती हैं, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो सकती है, लेकिन वेपन और गोली का, बुलेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। 1988 में फिर राजीव गांधी गए हैं चीन के दौरे पर। उन्होंने वहां पे व्यापारिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और ये बातें की हैं। उसके बाद सीमा पर 4 पोस्ट व्यापार के लिए खोलने की भी बात हुई थी। 2017 में जो व्यापार 1992 में 33 करोड़ था, वो बढ़कर 84 अरब हो गया। सीमा विवाद चलता रहता है चीन के साथ में हमेशा, लेकिन उसको फिर शिखर सम्मेलन होते हैं, उनके मिलिट्री अफसर्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनके द्वारा बात होती है अगर कोई मुद्दा होता है तो। भारत चीन के जो तनाव के बिंदु हैं, वो बिंदुओं में मुख्य बिंदु है सीमा विवाद। चीन कहता है अरुणाचल हमारा हिस्सा है, सिक्किम हमारा हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा हमारा है, तो अक्सर सीमा विवाद रहता है।
चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर या गलियारा कह सकते हैं हमको। ये चीन पाक आर्थिक जो गलियारा है, ये पाकिस्तान को चीन ने मदद की है, जिसके द्वारा कराकोरम की पहाड़ियों से एक रोड गया है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। तो उस चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर के द्वारा भी भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो कट हुए हैं। यूएन में जब भी भारत आतंकवाद संबंधी पाकिस्तान का विरोध करता है तो वो उस पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। यह भी चीन और भारत के बीच विवाद का एक बिंदु है। 1998 में जब भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जैसा कि आप जानते हो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 के अंदर किया, और द्वितीय परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ। उस समय पर इसने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने के लिए मदद की, वित्तीय मदद की। और अभी भी जो पाकिस्तान की स्थिति है, चीन की स्थिति हमेशा उपनिवेश बनाने की है, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से। पहले श्रीलंका का बंदरगाह था एक हम्बनटोटा, उसको बड़े पैसे दिए उधार, जैसे गांव में लोग होते हैं कुछ पैसे उधार दे देते हैं, बोलते हैं देना ही नहीं है आपको, आप तो पैसे लेते रहो, बाद में उसको इतना कर्जवान बना देते हैं कि उसका घर द्वार, उसका जमीन सब ले लेते हैं। इसी तरह से चीन ने पहले तो श्रीलंका को खूब कर्ज दिया, उसको हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे ले लिया, और बाद में श्रीलंका में किस तरह की भुखमरी आई आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी। उसी तरह से पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान को खूब आर्थिक मदद की है, और उसके बाद पाकिस्तान में अब किस तरह से महंगाई और किस तरह की समस्याएं बनी हुई है कि वहां पे आटा चावल भी सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ हो रहे हैं। तो चीन की जो ये चालें हैं वो बहुत ही मुनासिब नहीं है, फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न देश हैं वो इसकी शरण लेते हैं। उसके बाद एक दो अलग से पार्ट से हटकर दो बिंदु दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है जापान का, एक दिया हुआ है दक्षिण कोरिया का। अगर यहाँ से मित्रों, अगर यहाँ से कोई प्रश्न बन सकता है तो ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम डेली उसमें यूजेस में देखते हैं चीजों को। सोनी है, पैनासोनिक है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, मज़दा है, ये जो ब्रांड है ये भारत के ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड कहाँ के हैं? जापानी ब्रांड है। और जापान पर जैसे ही अटैक हुआ 1945 में, अमेरिका ने जैसे परमाणु बम गिराए जापान पर, तो जापान ने तब से ही, जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध देखकर हमेशा के लिए युद्ध त्याग करने का फैसला किया, उसी तरह से जापान ने अपने संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार युद्ध त्याग करने का प्रण लिया। जापान का यूएन के बजट में भी 10% योगदान है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बजट में जो सर्वाधिक योगदान करता है वो अमेरिका है, 22% उसका योगदान है। इसी तरह से दक्षिण कोरिया है 38वीं समानांतर रेखा के साथ में, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया से विभाजित होता है। एलजी जो हमारे घरों में टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो देखते हैं हम, सैमसंग मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। उसके बाद में होंडई, ये सब दक्षिण कोरिया के ब्रांड है। हान नदी का प्रश्न आ जाता है, हान नदी का चमत्कार कहा जाता है, ये किस देश से संबंधित है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। तो हमें पता होना चाहिए कि हान नदी का चमत्कार दक्षिण कोरिया से संबंधित है। और जापान 1964 में ओईसीडी का सदस्य बनता है। ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी आर्थिक सहयोग परिषद के लिए सदस्य बनता है कौन? जापान 1964 में, और इसका दक्षिण कोरिया सदस्य बनता है 1996 में। इस तरह से ये संपूर्ण पाठ का एक सारांश रूप में यहाँ पर ये खत्म होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे के पाठों की भी इस तरह हम वीडियो की श्रृंखला लेके आएंगे। आप लगातार चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, ताकि अधिकतम इसका लाभ आप उठा सकें और आप अपना अधिकतम से अधिकतम देने का प्रयास करें अध्ययन के अंदर, ताकि आपके अनुरूप, आप मेहनत के अनुरूप आप फल प्राप्त कर सकें, आप अच्छे अंकों के साथ प्राप्त हो सकें और आप जीवन में अब ऊंचे मुकाम हासिल कर सकें। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्कार।